पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि जैसे हमारे ही घर पे चुनाव हो रहा है, और होना भी चाहिए। और बीजेपी की रणनीति और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और देखा जा रहा है कि पूरे साम धाम दंड भेद से पूरी चुनावी तैयारी करते हुए बीजेपी चुनाव में निकल चुकी है। भले ही रैली में लोग ना हो, भले ही अभी लेटेस्ट सहारनपुर की रैली में जो कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, लोग नहीं हैं, लेकिन वोटों पे मशीनें पूरी हैं और वोट पूरे तरीके से दिए जा रहे हैं, पूरे तरीके से वोट पहुंच रहे हैं। अब वो वोट मशीन खुद को वोट दे रही है या वो वोट वाकई में लोग दे रहे हैं, ये मुद्दा तो हम पहले भी उठाते आए और आज भी उठा रहे हैं। लेकिन इसमें विपक्ष की इतनी बड़ी विफलता और इतनी बड़ी चीज रही है, जिसे कह लो कि विपक्ष के कानों में आप गूंज देते रहे कि चुनाव बहुत बड़ी चीज है देश में, उसको हल्के में मत लीजिए। चुनाव देश में बैलेट पेपर से होना चाहिए और बैलेट पेपर से करवाइए। जितना भी यूथ एक्टिविस्ट था, जो लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा था, जो ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहा था, वो बोलता रह गया कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हो, लेकिन किसी ने नहीं मानी। उसको ईवीएम पे शक था, लेकिन किसी ने नहीं मानी। और अब अगर कोई जिस तरीके से चुनावी माहौल में देखा जा रहा है कि जो यूपी के विकास की बात करते हैं, वहां पे जो वीडियो वायरल होती नजर आ रही हैं, किसी एक जगह पे बूथ के अंदर जहां पे लोग वोट देने जा रहे हैं, वहां पे मोमबत्ती जला के लोगों से वोट लिए जा रहे हैं। तो ये तो यूपी का विकास डेवलपमेंट मॉडल है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि किन बड़े बड़े मुद्दों पे आप सरकार चुनते हैं और सरकार क्या वादे लेकर आपके पास आती है? बड़े बड़े वादे करती है हर बार, रोजगार देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाएंगे, बात करेंगे महिलाओं के साथ जो बढ़ते अत्याचार हो रहे थे या जो पहले की सरकार रहते हुए अत्याचार थे उनको कम करेंगे, क्राइम रेट्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रेप, या किस तरीके से उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा, चोरी की चीजों को कम किया जाएगा, या जो अन्य तरीके की चीजें होती हैं, दंगे हो गए या किसी भी तरीके के जो धार्मिक इस तरीके की चीजें पैदा होती हैं उनको कैसे कम किया जाएगा, विवादों को। लेकिन इस सरकार के झूठे जुमले किस तरीके से आप पकड़ सकते हो? मैं उसी पे आपकी कुछ आपको एक दृष्टिकोण देना चाहूंगी कि बात किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। 2022 तक किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन उनकी मौतें जरूर दुगनी हो गई। और आज एक और झूठा वादा किया है अब की बार कि 2024 तक सबके घरों में नल से पानी आएगा। जो पानी को लोग तरसे, सड़क पे जब लॉकडाउन किया कोरोना काल की पहले टाइम के अंदर लोग पानी को, खाने को तरसे, उनको तब पानी और खाना तो दे नहीं सके। अब एक और झूठा वादा, झूठा जुमले पे जुमला। ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल युवा पूछता है। युवा जब सवाल करता है तो उसका गला बंद कर दिया जाता है, उसको जेल के अंदर कर दिया जाता है, उसको एंटी नेशनल या उसको आतंकवादी कह के पुकारते हैं आप लोग। लेकिन युवा ही असली इस देश की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, जो आप लोगों को जगाया हुआ है। बड़ी दिल को आहत होती है जानकर। बात करी थी मनरेगा की, मैं कुछ डेटा एंड फैक्ट्स के साथ बात करूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये चीजें आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में थोड़ा विकास हो। मनरेगा की बात हुई थी कि जो गरीब लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनकी डेवलपमेंट का बहुत खूबसूरत प्लान लेके बड़ी बड़ी सरकारें वादा करती थी। क्या डेवलपमेंट का प्लान? जो मैं डेटा देख रही थी तो उस डेटा के हिसाब से मुझे पता चला कि मनरेगा के जो कार्ड होल्डर्स थे, जिन लोगों को वो कार्ड मिला था, वो 1,90,00,000 लोगों को कार्ड मिला था। और उसमें से जो इनका 100 दिन का एक प्लान था कि 100 दिन के प्लान के तहत इस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जाएगा या काम कर रहे होंगे लोग, उसमें से जो एक्टिव कार्ड होल्डर्स हैं, जिनको उस सुविधा का लाभ मिला, तो वो सिर्फ 92,000 लोग, 92,000 लोगों को वो प्रेजेंट कार्ड जो होल्डर्स हैं, जो उस चीज का लाभ ले पा रहे हैं, वो है। आप सोचिए, कहां 1,90,00,000 और कहां ये चंद, मतलब नॉट इवन दे मेक 1% ऑफ द टोटल थिंग दे हैव कमिटेड दैट कि हम लोग ये लाभ देंगे। इतना बड़ा धोखा और ठगी। और बात करते हैं, मतलब चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, ये बात करते हैं कि अब हमारे यूपी में तो गाय भी सुरक्षित है। अब तो महिला को आधी रात में भी निकलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो इतनी सुरक्षित है। बस कीजिए, ठगना और जुमलेबाजी बंद कीजिए। आप ही की सरकार, जो आप ही का डेटा जो वहां पे रजिस्टर है, आप ही की सरकार में लोग बैठे, जो एनसीआरबी का जो डेटा जब रजिस्टर होता है, उस डेटे को उठा के जब हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें इतनी आहत पहुंचती है कि सच में अगर कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो आप जैसा कॉन्फिडेंस किसी इंसान के अंदर होना चाहिए। झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस कि आपका डेटा
जो एनसीआरबी के अंदर दर्ज डेटा है वो कुछ और कहता है और आपका मुंह कुछ और कहता है, क्योंकि शायद ये चीजें टेलीप्रॉम्प्टर में लिखी होती हैं आपके लिए, और ये चीजें जो सच है वो टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा नहीं होता। और सच आपको मोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। सच अगर देखना है तो जाके मैं उस जनता को, यूपी की जनता को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को, यूपी की जनता का जो सबसे बड़ा शोषित तबका है, पीड़ित शोषित SC ST OBC मिनोरिटीज तबका जो है, जिनके साथ सबसे ज्यादा प्रताड़ना, उत्पीड़न, जिनका रेप क्राइम रेट जिनके साथ सबसे ज्यादा है, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि चुनावी बटन दबाने से पहले, क्योंकि आज पहला दौर था, आज पहला दिन था चुनाव का, बटन दबाने से पहले इस डेटा को देखिएगा। वो जो मुंह से झूठ निकलता है ना, जुमले की तरह जो झूठ निकलता है, उस पर विश्वास मत कीजिएगा। अगर आप डेटा देखेंगे तो मेरे पास पूरा डेटा लिखा हुआ है। आप हिंसा का डेटा ले लीजिए, रेप का, दंगों का, किडनैपिंग का, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ है, चोरी का डेटा, हिंसा का डेटा। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। हम लोग आज के दौर में ना बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ काम करते हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2 कार्यकाल उठा लीजिए, चाहे वो मायावती जी की सरकार ले लीजिए और समाजवादी पार्टी की सरकार ले लीजिए। उनका कार्यकाल और उनकी समाजवादी पार्टी का कार्यकाल में इतने रेप, इतनी हिंसाएं, इतनी चोरी, इतनी महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं हुआ जितना सिर्फ इस योगी आदित्यनाथ की सरकार के होते हुए 4 साल 3 महीने के अंदर हुआ है। ये डेटा मैं आपको बता रही हूं कि सिर्फ हिंसा के बदले जो मुद्दे जो रजिस्टर हुए हैं हिंसा के, वो 59,000 है। रेप 35,000 जो दर्ज हुए हैं। आप सोचिए जो दर्ज नहीं हुए उनकी गिनती क्या होगी। दंगे 7300 ये दर्ज हैं, और किडनैपिंग 17,500, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो क्राइम हुए, मान लीजिए किसी भी तरीके का उत्पीड़न या प्रताड़ना जो महिला के साथ हुई है, वो 56,000 है, और चोरी 50,000। आप सोचिए, और ये सरकार वादा और दावे करती है कि हमारे यहाँ पे दंगा नहीं हुआ। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं महिलाओं की स्थिति बदल गई है। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तो क्राइम नहीं हो रहा, दंगे नहीं हो रहे। दंगे तो आप कहेंगे नहीं होंगे, क्योंकि दंगे करवाने वाले आप हैं, और दंगे करने वाले जो लोग हैं, जो करवाने वाले लोग हैं, वो आपके वहां पे सरकार में बैठे हैं। वो लोग आपके वहां संरक्षण लिए, आप संरक्षण है उन लोगों को आपका। अगर आप उन चीजों को रजिस्टर करते तो इस तरीके से ये चीजें पैदा नहीं होती। कहने वाले ने बहुत सही कहा है, जब देश की सरकार, जब सियासत, जब दंगों को, इस तरीके के जो देश में दंगों का माहौल बनता है उसको सरकार शांत करती है तो वो सरकार बहुत महान होती है। लेकिन जब सरकार ही देश में दहशत का और दंगों का माहौल पैदा करती है तो समझ लीजिए देश को चलाने वाला बेहद ही नालायक और निकम्मा इंसान है, और देश की सरकार जो आपने भाग दौड़ दी है वो किसी निकम्मे इंसान के हाथों में, और ये वही हो रहा है आपके कार्यकाल में। और मैं अभी भी अपनी इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहूंगी, एक मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि यूथ है, एक हृदय भरा आता है हमारा, और मैं उस पीड़ित शोषित तबके को कहना चाहूंगी, याद करो वो चीजें। 100 में से 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। हम 90% लोग हैं। कमानेवर ने कहा था कि 90% लोग जो हैं वो हम हैं, 90% भागे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी जो हिस्सेदारी है, वी आर द किंग मेकर्स। हम रूलर्स हैं, हम किंग मेकर्स हैं, हम किंग को बना सकते हैं। तो आप सोचिए कि जो किंग को बनाते हैं, जो किंग मेकर्स हैं, वो राजा से ज्यादा ताकतवर किंग मेकर्स होते हैं, बिकॉज यू गॉट द वैल्यू ऑफ वोट, वन वैल्यू। उस वोट की ताकत आपके पास है, जो बाबा साहिब, एक शोषित वर्ग का इंसान, पीड़ित वर्ग का इंसान, जिसने क्या क्या सहा, और वो ताकत, वोट की ताकत आपके हाथ में दे दी, और आप अपना वोट लुटने दे रहे हैं। भूल जाइए आज उन लोगों को। सिर्फ एक चीज याद रखिए, जो आपके 131 चेहरे मुखबंदी जो करने वहां बैठे हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव बनके, जो आज गूंगे बहरे हो चुके हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो पार्टी के प्रेशर के अंदर है, किसी भी चीज के कारण वो आपकी चीज नहीं सुन रहे हैं, फॉरगेट देम, दे आर नॉट योर्स, दे विल नॉट लिसन टू यू। आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए। और एंटोनियो ग्राम्सी ने बहुत सही कहा था कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और आप चाहते हैं आपकी स्थिति बदले, तो आपको पीड़ित शोषित तबके को अपना जो रूलर है, अपना जो नेता है, अपने अंदर से चुनना होगा। क्योंकि अगर आप दूसरे के समाज का दूसरा नेता चुनेंगे तो वो हमेशा आपके लिए लाइजनिंग करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा, आपके हित के लिए, आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा। तो आप वादा कीजिए, प्रण कीजिए, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे वो पंजाब में चुनाव हो, जिस भी पार्टी, जो भी पार्टी पीड़ित शोषित तबके की पार्टी है, जो पार्टी आपकी पार्टी है, 90% की पार्टी है, चाहे वो SC ST OBC की पार्टी है, वोट अपने लोगों को देके आइए, वोट अपनी पार्टी को देकर आइए। उनकी भाजपा को वोट, बीजेपी को वोट मत दीजिए, क्योंकि ये सरकार, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हर दिन आप लोग यहाँ पे रोजगार को तड़प रहे हैं, खाने को तड़प रहे हैं, और वो सरकार हर दिन आपके बच्चों के भविष्य को, आपके बच्चों को भविष्य को काटने के लिए, मेन स्ट्रीम से काटने के लिए प्लानिंग करती है आपके लिए। आप यूपी का चुनाव जो है वो तय करेगा आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य। हम आज इसलिए बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि आप हमारे भविष्य को खत्म मत कीजिएगा।
ये ललकार हम आपको यहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप फिर से जाकर इस चुनाव में अपना वोट, अपना मतदान गलत जगह करके आते हैं तो आप हमारे सपने को काटते हैं, आप हमारे सपने को रोंदते हैं, आप युवा का गला खुद दबा के आते हैं। क्योंकि यूपी का चुनाव महिलाओं की स्थिति का चुनाव है, यूपी का चुनाव आजाद भारत में आजादी से रहने का चुनाव है, यूपी का चुनाव महिलाओं के लिए सम्मान का चुनाव है, पीड़ित शोषित तबके के लिए सम्मान की बात है, सर उठा के चलने की बात है। तो ये आपके हाथ में है कि आप किसको चुनते हैं, कौन सी सरकार आपके लेके आते हैं जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सोचेगी। हाथरस मत भूलिएगा, आप निर्भया कांड को मत भूलिएगा। हाथरस की बच्ची को दिन दिहाड़े गुंडागर्दी से मारा, रेप किया उस बच्ची का, और कितनी क्रूरता से उस बच्ची को माँ बाप के रहते हुए, दुनिया के रहते हुए जला दिया, सिर्फ सबूतों को छुपाने के लिए। वो तबका बहुत समझदार है, उस तबके का दिमाग बहुत चालू है, क्योंकि उनके पास 10% लोगों के पास सारी जो सुविधाएं हैं, सारी चीजों का लाभ वो लोग ले रहे हैं। उन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन लोगों के पास सारी चीजों की सुविधाएं हैं, वो लोग कभी सड़कों पर आगे संघर्ष नहीं करेंगे। उन लोगों के घर के बच्चे कभी आपको हम लोगों की तरह ललकार लगाते, हम लोगों की तरह अपने हकों के लिए लड़ते और जेलों के रास्ते जाते या प्रताड़ना सहते या रेप थ्रेट्स लेते दिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, हमारे मुंह में जुबान है तो हमें रेप की थ्रेट आती है, डेथ थ्रेट्स, धमकियां मिलती हैं। उन लोगों के बच्चों का रास्ता कभी भी इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम लोगों का रास्ता है। तो ये आपके हाथ में है, अपने बच्चों के भविष्य को संभाल लीजिए, हमारे भविष्य को संभाल लीजिए। यूं लुटने अपनी बेटियों की इज्जत मत दीजिए। अपने बच्चों के साथ घोड़ी पे चढ़ते हैं तो मार पिटाई होती है, दलित अगर मरता है तो जलाने की जगह नहीं मिलती है। मंदिर जाने की लड़ाई को छोड़ के शिक्षा को पकड़िए, किताब और कलम को पकड़िए। क्योंकि आप जिस सरकार को वोट देते हैं ना, जिस सरकार को आप कलम पकड़ा देते हैं वोट देकर, वो सरकार ऊपर सत्ता में बैठ के उसी कलम से आप ऐसे निर्णय, ऐसे ऑर्डर, ऐसी चीजें निकालती है जो आपके बच्चों के विरोध में जाए, जो आपके बच्चों का गला काटे, आपके आरक्षण को खत्म किया जाए। जो नहीं मांग रहे उनको 10% आरक्षण दिया जा रहा है और आपके बच्चों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। और दुनिया में नफरत फैलाई जा रही है कि आपके अंदर मेरिट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, आप लोग आरक्षण से जीते हैं। मेरिट वाकई में क्यों चैलेंज किया जाता है? क्योंकि जब 3000 सालों से एक पीढ़ी ने, एक तबके ने राज किया है सारे संसाधनों पे, सारी चीजों पे, सब चीजें आपके हाथ में है, तो हमारा क्या है? बात करते हैं आप सबका साथ सबका विकास, हमारा वोट लेके जाते हैं और करते हैं विकास आप पूंजीपतियों का, वोट हमारा और विकास उनका, ये आप करते आए हैं। आपने हमारे साथ बेईमानी, छल कपट किया है और डेटा ये कहता है कि जितनी बेरोजगारी अभी 1.5 सालों के अंदर हुई है, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई इस पूरे इतने सालों के अंदर। क्यों? क्योंकि जो लोग रोजगार पे थे उन लोगों का भी रोजगार छीन गया, बहुत स्ट्रैटेजी से छीना गया। आपके हर स्कैम का हमारे पास जवाब है। पूछते हैं ना हम लोग आप लोगों से सवाल, क्योंकि हम लोग क्रिटिकल माइंडसेट के बच्चे हैं, इसीलिए तो आप शिक्षा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपनी एनईपी जैसी पॉलिसीज लाके देश को पूंजीपतियों के हाथ में देकर, शिक्षा को महंगा करके, प्राइवेटाइज करके, डिजिटल इंडिया के बहाने से आप सारी चीजों को बेचना चाहते हो। और आप चाहते हैं दलित, आदिवासी, पिछड़े का बच्चा ना पढ़े, क्योंकि दलित के जो लोग असली रूरल एरियाज में गरीब तबका जो रहता है, उनके पास ना ही तो स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, ना ही तो आपकी डिजिटल चीजों का, सुविधाओं का वो ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, ना ही उनका पैसा है स्मार्टफोन, मोबाइल फोन लेने का कि वो स्मार्टफोन ले, ऐप डाउनलोड करे और वो पढ़े। आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आपने शिक्षा को महंगा किया, शिक्षा को बेचना चाहा, बेच रहे हैं आप, ताकि दलित का, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का बच्चा आगे ना आए, आगे पढ़े ना। और अगर वो पढ़ेगा तो वो हम जैसा बनेगा और वो सवाल करेगा, आपकी चिलाकियां पकड़ेगा। आप हमारा गला घोटना चाहते हैं, हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं। आप चाहते नहीं हम मेन स्ट्रीम आए, क्योंकि आपको दलित, बहुजन, आदिवासी बच्चों की लीडरशिप से लगता है डर। इसीलिए साम दाम दंड भेद से आपकी जो पूरी रणनीतियां, स्ट्रैटेजी बन रही है, वो ज्यादा अधिकतर आपने यूपी में भी जो वीडियोस वायरल हो रही है, आपने उन जगहों पे अटैक किया है जानबूझ के, उन जगहों की ईवीएम को आपने हैक किया है, खराब की है ईवीएम आपने उन जगह पे जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे दलितों की पॉपुलेशन, SC ST OBC की पॉपुलेशन ज्यादा है, या उन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है जहां आप लोगों को पता है कि ये लोग हमें वोट नहीं देंगे, ये लोग हमारे विरोध में हैं। जो भी आपने वीडियोस के थ्रू देखा है या जो आपने सर्वे किया है, वहां की ईवीएम आप लोगों ने खराब की है। और मैं जनता से, विपक्षी दलों में लिटरली शर्म आ रही है मुझे आज ये बात कहते, बट आप लोगों पे लिटरली मतलब तरस आता है कि जिस तरीके से इसे कहते हैं पॉलिटिक्स करना। अगर कुछ सीख सकते हैं तो बीजेपी से और युवा से पॉलिटिक्स करना सीखिए। आप युवा की आवाज को कभी सपोर्ट तो करते नहीं है, लेकिन इसी तरीके से अगर आपने ईवीएम का विरोध किया होता तो आज ये धांधली नहीं होती। कहीं पे भी ईवीएम जा रही है, एक मशीन है, उसको आप ये चुनावी आयोग का जिम्मेदारी थी कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि आप टेस्ट रिटेस्ट करके, बार बार उसका टेस्ट करके, जांच करके ईवीएम वहां जाती है। तो आप ईवीएम खराब हो जाती है वहां जाकर, जहां पे उनकी भागीदारी ज्यादा है, वहां पे आप वोट, आधी औरतें कह रही है कि हमारा वोट किसी ने दे दिया। इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी बेईमानी, तो ये चीज बहुत सोच समझ के हो रही है। और ईवीएम जिस देश में बनी है भाइयों बहनों, उस देश में ईवीएम इस्तेमाल ही नहीं होती, उस देश में ईवीएम यूज करना बैन है, उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होते, और आपके देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? बुद्धि नहीं है आपके पास? आप सवाल नहीं कर सकते?
अगर चुनाव बैलेट पेपर से होता तो बीजेपी आज इस तरीके से सेटिंग करके आगे नहीं बढ़ रही होती, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही एक चीज है, चुनाव चुनाव चुनाव। और अगर ये सरकार डरती है, वैसे तो डरपोक सरकार है, लेकिन अगर ये सरकार सबसे ज्यादा इतनी सुविधाओं के बाद भी, इतना पैसे के बाद भी डरती है, तो सिर्फ और सिर्फ डरती है चुनावी हार से। इसीलिए वो हर सांप दाम दंड भेद कर रही है चुनाव में बने रहने की। किस तरीके से चुनाव में, चाहे वो ईवीएम का घोटाला करके हो, चाहे वो जो हैंडीकैप लोग थे उनसे पहले ही वोट लेकर 15,000 वोटों से आगे लीड करना हो, और चाहे वो गिनती में धांधली करना हो, हर तरीके से वो सरकार परिपक्व है। उनकी तैयारी आप लोगों से बहुत ज्यादा है हर तरीके में, और आप लोग मजे से बैठे रहे और विरोध नहीं किया इन चीजों का, और आपको लगा कि सब चीजें हो जाएंगी। और मैं आज आपको ये चीज कहना चाहती हूँ, अगर युवा के भविष्य के साथ कुछ हुआ और इसी तरीके से युवाओं की वॉइस ऑफ डिसेंट को, जो ऑपोजिशन, जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मारा गया, लोकतंत्र को किल किया गया, तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप विपक्षी दल होंगे। ये जो चुनावी पार्टीज, जो बड़ी बड़ी पार्टीज, नेशनल पार्टीज हैं, या जो विपक्षी दल जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसका श्रेय पूरा आपको जाएगा। युवा आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ किया है। और रही बात हमारे प्रधानमंत्री जी की, आप इतना झूठ बोलते हैं। आपने युवा को, आपकी वजह से, जब युवा को आपको साइंस के साथ जोड़ना चाहिए था, आपने अंधविश्वास के साथ जोड़ा। आप बातें करते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है ना, कौन क्या है। वाकई में आप कपड़ों से पहचानते हैं, इसीलिए आप चुनावी धांधले करते हैं, इसलिए आप उन जगहों पे ईवीएम खराब करते हैं, और कपड़ों की बात आप करते हैं। मैं सीरियसली, कहने वाले ने बहुत सही कहा है कि जिस देश का शासक अपनी जनता से ज्यादा अपने वस्त्रों पे ध्यान देता हो, समझ लीजिएगा कि देश की बागडोर एक बहुत ही डरपोक, बददिमाग, सनकी और कायर, कमजोर इंसान के हाथों में है, और वो आप हैं प्रधानमंत्री जी। क्योंकि आपके अंदर इतना दम नहीं है युवाओं के सवाल के जवाब देने का, आपके अंदर दम नहीं है मीडिया को, प्रेस को फेस करने का, आपके अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दम नहीं है। तो ये जो चुनाव है, ये डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटर का चुनाव है। और मैं जनता से हाथ जोड़कर एक युवा होने के नाते विनती करना चाहती हूँ आप सब से कि प्लीज हमारे भविष्य को बचा लें। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो सपना देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में आने का, जो हमारे दलित शोषित तबके के लोग हैं दूर बैठे, जिनका सपना होता है बड़े विश्वविद्यालय में जाएंगे और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाबू बनेंगे, सरकारी कुर्सी पे बैठेंगे और बड़ा बनेंगे, उनके सपनों के साथ मत खेलिए। अपनी गफलत की नींद से जाग जाइए और अपने चुनाव का इस्तेमाल सही जगह करके आइए। और जहां पे आपको लग रहा है घोटाला और गलती गड़बड़ी हो रही है, कॉलर पकड़िए, आवाज उठाइए, पहुंचिए उस जगह, अपनी संख्या से विरोध कीजिए और चुनाव दोबारा होने की मांग कीजिए। क्योंकि ये सरकार बेईमान सरकार है, ये सरकार आपके विरोधी चीजें लेकर आएगी। और अगर ये सरकार अब यूपी का चुनाव जीती है तो 2024 में आप कितना भी कर लीजिए, ये सरकार जाने वाली नहीं है। ये सरकार आएगी और हर वो नीति लेके आएगी जिससे आपके बच्चों का फ्यूचर नष्ट होगा, बर्बाद होगा। मेन धारा से, मुख्य धारा से आपके बच्चे जाएंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे कभी भी आपके बच्चे पढ़ने का सपना नहीं ले सकते। आपके बच्चों के सपने को खत्म करेंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर खत्म करेंगे, और सबसे बड़ी चीज, संविधान को बदल डालेंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, एक एक पन्ना उसका नष्ट कर देंगे। क्योंकि ये बाबा साहिब का सिर्फ नाम लेते हैं सिंबॉलिकली, उनकी कही बात पे एक बार भी ये नहीं चलते। तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि 90% जागो, सिर्फ वोट उन्हीं लोगों को दो जो लोग पीड़ित शोषित तबके के हैं, जो पार्टीज पीड़ित शोषित तबके के हैं, उन्हीं को वोट दो। सिर्फ भाजपा को बॉयकॉट कर दो, बाकी जितनी पार्टीज हैं जो आपके समाज की पार्टीज हैं उनको वोट दो। अपना नेता अपने बीच में से चुनो, बिकॉज यू आर द किंग मेकर। तो किंग मेकर जो होता है, दोहराऊंगी अपनी बात, उसके पास ज्यादा ताकत होती है राजा से। और धार्मिक विवादों में मत डूबो, क्योंकि सरकार आपको धार्मिक, जाति, धर्म में फंसाएगी और अपनी राजनीति को बहुत सटीक तरीके से कैसे निकाल के ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा फ्यूचर, हमारे भविष्य को बचाइए और ऐसे गुंडई, ऐसे दहशतगर्द लोगों को हमारे सर के ऊपर से उतार के जमीन पे बिठा दीजिए, क्योंकि वो काम आप कर सकते हैं। आप देश बनाने वाले हैं, आप सरकार बनाने वाले हैं। अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।